especially half your examination. That is why I am going to give you the such more class. Look at the board. Verb. When we discuss about verb, we have the different opinions. Such one and also the confusion too. So I would like to make it clear. Main verb. Main verb. Another one, principal verb. Principal verb. Main verb. When we discuss about main verb and one number main verb, two number auxiliary verb. Auxiliary verb. Helping verb. Another one is here finite verb. Non-finite verb. Transitive verb. Intransitive verb. Regular verb. Regular verb and irregular verb. Irregular verb. We have a lot of verbs, and how we will find it out that how we can find it out, especially the different example that is based on the different kinds of verb. Why we have the lot of names? यह प्रॉब्लम हमारे साथ होती है कि इतने सारे नाम क्यों, ऐसी समस्या क्यों है। तो हम इन चीजों को समझने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यह जानिए कि मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब ये दोनों एक होते हैं। मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब जिनके 5 फॉर्म हो सके, V1, V2, V3, V4, V5। अब थोड़ी सी इसके दूसरी ओर अगर देखते हैं तो फाइनाइट वर्ब, वो ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ला सके, तो वह भी 5 फॉर्म वाला वर्ब हो जाएगा। हेल्पिंग, और अब देखिए हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं और एक्सुलरी वर्ब, तो ये दोनों भी एक ही हैं, हेल्पिंग वर्ब और एक्सुलरी वर्ब। वो कैसे? सहायक क्रिया। तो सहायक कोई तभी होगा जब उसका कोई मालिक होगा। कोई सेंटेंस में लिखता हूं आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, ऐसा मैं लिखता हूं तो यहां राइटिंग मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब, और एम क्या हो गया? एक्सुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो गया, एचपी हो गया। क्योंकि इसका मेन वर्ब यहां है, मालिक यहां है, तो ये तो सर्वेंट ही होगा, नौकर ही होगा, हेल्पर ही होगा। इस प्रकार से इसको हम हेल्पिंग वर्ब को समझेंगे। इसी को हम एक्सुलरी वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब कभी कभी मतलब मेन वर्ब भी बन सकता है वो, जब सेंटेंस में कोई नहीं रहेगा। जैसे मैं लिख दूंगा आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, तो यहां पे 2 बातें निकल के आती है। या तो इसको हम मेन वर्ब भी बोल सकते हैं, इसका फेस वैल्यू है हेल्पिंग वर्ब का या एक्सुलरी वर्ब का, लेकिन इसको मेन वर्ब भी बोल सकते हैं। अब अगली बात आती है कि इसको लिंकिंग वर्ब हम भी बोल सकते हैं। ऐसा क्यों? लिंक करता है सब, यहां प्रोनाउन को नाउन से लिंक करता है ये, इसलिए इसको हम लिंकिंग भी कह सकते हैं, लिंकिंग वर्ब कहेंगे। देखिए जब हमारा सेंटेंस कोई पैसेज में पैराग्राफ के अंदर होता है, उसके बाद कोई टेंसेस वाले सेंटेंस आ रहे हैं और टाइम भी उसमें अगर आ गया, तो उस स्थिति में हम इसको निश्चित रूप से मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब मान के चलेंगे। लेकिन स्वतंत्र रूप से सिर्फ टाइम प्रकरण का, टाइम एंड टेंस पढ़ना होता है, टाइम प्रकरण का सिर्फ वाक्य हो, तो उसमें ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सिर्फ इज एम आर आए हो और कोई भी मेन वर्ब नहीं हो, तो उनको हम लिंकिंग वर्ब के रूप में प्रयोग में भी लाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग हमारे पास नाम है। अब नॉन फाइनाइट की बात आती है, चूंकि मैंने छोटा वीडियो बनाने की कोशिश किया है। नॉन फाइनाइट में आ जाता है इन्फिनिटिव, जेरंड, है ना, और आपका पार्टिसिपल। तो इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल को समझने के लिए हम क्या करेंगे? इन्फिनिटिव में स्पेशली 2 + V1 का कोऑर्डिनेशन होता है। जेरंड में ing form of the verb when they came at the place of the subject including with ing is known as gerund. Swimming is a good exercise, इस प्रकार से हम बोलते हैं। उसके बाद है क्या? I am to eat a mango, मैं आम खाने को हूँ या खाने वाला हूँ, तो to eat यहाँ पे इन्फिनिटिव का वर्क करता है ना। तो अब इन्फिनिटिव भी टू इन्फिनिटिव और वेयर इन्फिनिटिव विदाउट टू होता है। अब इन चीजों को थोड़ा सा गैप दे के आप देखेंगे, मैं थोड़ा स्पीडली इसे बना रहा हूँ,
तो बेटर समझ में आएगा। अब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब की चर्चा करते हैं। सकर्मक क्रिया यानी कि कर्म के साथ होना, सकर्मक, इसका हिंदी में बोलते हैं इसे। तो कर्म के साथ कैसे होगा? जैसे मैं बोलता हूं बॉयज फ्लाई अ काइट इन द स्काई, तो बॉयज फ्लाई अ काइट, लड़का पतंग उड़ाता है। तो इसमें लड़का जब पतंग उड़ाता है तो लड़का के द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव पतंग के ऊपर पड़ता है, न कि लड़का के ऊपर पड़ता है। इसीलिए यहां पे ट्रांजिटिव एक्शन होता है, सकर्मक क्रिया, ऑब्जेक्ट है, पतंग पे प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन जब हम बोलेंगे बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ती है, पक्षी उड़ती है, इसमें पक्षी अपने आप को उड़ाती है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव उसी के ऊपर पड़ता है। तो यहाँ इंट्रांजिटिव एक्शन होता है, इसीलिए इसको इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट की कोई हमें आवश्यकता, स्पेशली सब्जेक्ट को आवश्यकता नहीं होती है अपने अर्थ को पूरा करने के लिए। अब रेगुलर वर्ब क्या होता है और इरेगुलर वर्ब? देखिए, रेगुलर वर्ब हम वैसे वर्ब को बोलेंगे जो डी और ईडी का फॉर्मेट लेकर के अपना दूसरा और तीसरा यानी कि पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बना लेता है। ठीक है, उसी को हम रेगुलर वर्ब बोलते हैं। जैसे वर्क में क्या होता है, वर्क हम लिखते हैं तो वर्क में ईडी जोड़ते हैं, वर्कड हो जाता है, फिर थर्ड फॉर्म भी वर्कड हो जाता है। ठीक है, लेकिन इरेगुलर वर्ब में क्या होगा, वर्ड भी चेंज हो जाए, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, तो अलग अलग टर्म आ जाते हैं चेंज होकर के। तो हम लोगों ने इस प्रकार से देखा, अभी हेल्पिंग वर्ब देखा, एक्सक्लूसिव वर्ब देखा, मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, तो एक ही को बोलेंगे। फाइनाइट वर्ब भी कुछ हद तक उसी जैसा होता है, क्योंकि अपने नंबर और पर्सन के अनुसार, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार अपने आप को चेंज करने में सक्षम होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब में हमने बताया आपको कि जेरेंड होता है, पार्टिसिपल होता है, इंफिनिटिव होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में बताया कि मेन वर्ब रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब वहां पे इजमार आ जाएगा, वो एक्सक्लूसिव भी कहते हैं, हेल्पिंग भी कहते हैं। लेकिन जब सिंपल सेंटेंसेस रहेंगे, कोई पैराग्राफ के अंदर नहीं रहेंगे, कोई पैसेजेस के अंदर नहीं रहेंगे, जिसका जुड़ाव किसी और वाक्य की कहानी के और वाक्यों के साथ नहीं होगा, वैसी स्थिति में उसी वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब के रूप में भी जानेंगे। तो एवं प्रकार से आज की क्लासेस को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आपको वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा कि बराबर वीडियोस डालता रहूं। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट प्रीवियस मिस्टेक। थैंक यू। हेलो, बाय बाय।